हेलो एवरीवन। आज हम जून 2015 पेपर 3 का नेक्स्ट वीडियो जो मैंने 1 से लेके 41 तक के क्वेश्चंस कराए हैं। इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। तो इसके आगे के वीडियोस में 42 नंबर वाले क्वेश्चन से कराऊंगी 75 तक के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है इसी चैनल पे। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एन ओवर वैल्यूड करेंसी विल हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। ओवर वैल्यूड करेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पहले हमारा डॉलर, एक डॉलर के कंपैरिजन में हमारी जो करेंसी थी वो 70 रुपये थी। लेकिन जब हमारी करेंसी का ओवर वैल्यूड हो गया यानी एप्रिशिएशन हो गया तो हमारी करेंसी 65 हो गई। इसका मतलब है कि जो फॉरेन मार्केट में जो फॉरेनर्स हैं, मान लीजिए वो एक डॉलर देके 70 रुपए की चीजें ले सकते थे, लेकिन अब वो एक डॉलर में 65 की चीजें ही ले सकते हैं। इससे हमारी करेंसी तो बढ़ी है ना, डॉलर के कंपैरिजन में हमारी करेंसी बढ़ी है, इसका मतलब हुआ। तो इसकी वजह से कौन से इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं ये हमें बताना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई भी चीज महंगा आने लगेगा फॉरेन करेंसी में तो इम्पोर्ट क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्ट करने की सोचेंगे दूसरी जगहों से, तो इम्पोर्ट चीपर हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ की करेंसी ओवर वैल्यूड हो गई है। यानी कि करेंसी का अब लोगों को हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करना महंगा पड़ रहा है, तो इसकी वजह से इम्पोर्ट सस्ता हो जाएगा और वो ज़्यादा चीपर हो जाएगा। तो हम जहाँ पे इम्पोर्ट चीपर है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इम्पोर्ट रिलेटिवली चीपर हो जाएगा क्योंकि अभी अब एक्सपोर्ट यहाँ पे महंगा हो गया है। अब कोई कंट्री हमारे यहाँ से क्यों एक्सपोर्ट करेगी, क्योंकि अब जिस मान लीजिए कि 5 पैकेट उसको 1 डॉलर दे के मिल जाता था क्योंकि 70 रुपए का इंडियन रुपीज के हिसाब से उसका दाम था, लेकिन अब उसको 5 पैकेट के हिसाब से 4 पैकेट ही मिल रहे हैं। यानी कि 4 पैकेट से थोड़े से ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि अब एक डॉलर का 65 रुपीज हो गया है। 70 रुपए नहीं था, अब उस रुपए की वैल्यू बढ़ गई है, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा घाटा हो रहा है। तो वो एक्सपोर्ट ना करके इंपोर्ट करेगा चीज़ों का दूसरी कंट्री से, तो इस वजह से इंपोर्ट चीपर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रेविस सिंगर थेसिस। अब प्रेविस सिंगर थेसिस का दूसरा नाम ही डिपेंडेंसी थ्योरी है, जो कि मैंने पीछे वाले जो इसका पहले वाला जो पार्ट करा था उसमें एक क्वेश्चन था जो कि वो क्वेश्चंस के आंसर गलत थे। इसमें क्या ट्रू है, तो प्रीवियस सिंकर थ्योरी में जो बेसिकली इन्होंने बताया कि दो तरह के जो डेवलप कंट्री है उसको सेंट्रल सेंट्रल के तौर पे माना और जो अंडर डेवलप है उसको पेरिफेरल के तौर पे माना। और उसने ये कहा कि जब भी दोनों कंट्री में ट्रेड होगा तो जो सेंटर वाली कंट्री है वो ट्रेड से ज़्यादा बेनिफिटेड होगी, जबकि जो पेरिफेरल कंट्री है वो ट्रेड से कम बेनिफिटेड होगी। तो ये बेसिकली इनका थेसिस था प्रीवियस सिंगर का, जिनका एक दूसरा नाम डिपेंडेंसी थ्योरी भी है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है ये हमें बताना है। इंटरनेशनल ट्रेड हैज इंक्रीज इंटरनेशनल इनइक्वालिटी एंड हैज रिटार्डेड द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो ये एकदम हमारा परफेक्ट है कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती है, क्योंकि उनका मानना है कि ट्रेड की वजह से जो सेंट्रल कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, उसको ज़्यादा फायदा होता है और अंडर डेवलप कंट्री को कम फायदा होता है क्योंकि इसको चीज़ें महंगी ज़्यादा मिलती हैं। तो इंटरनेशनल इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ती है और इसकी वजह से जो डेवलप है मतलब डेवलपमेंट की जगह पे डेवलपिंग कंट्री में इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा है हमारा द स्ट्रेटेजी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हैज रिजल्टेड द मिसलेनियस रिसोर्स विद इन द डेवलपिंग कंट्री। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है कि कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएगा कि इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करे मिसलेनियस रिसोर्सेज के लिए, वो भी डेवलपिंग कंट्री में। तो सिर्फ हमारा पहला ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है प्रीवियस सिंगर थीसिस के हिसाब से कि जो ट्रेड होता है उससे डेवलप्ड कंट्री को ज़्यादा फायदा होता है और डेवलपिंग कंट्री को कम फायदा होता है, यानी पेरीफेरल में जो कंट्री है उसको कम फायदा होता है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा मार्शल लर्नर कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड इफ डिवोल्यूशन इज टू बी सक्सेसफुल। तो क्या डिवोल्यूशन अगर सक्सेसफुल होगा तो मार्शल लर्नर कंडीशन फुलफिल हो जाएगा? तो यस, दिस इज अ करेक्ट असर्शन, बिकॉज अगर हम मार्शल लर्नर कंडीशन का
कंडीशन को समझे तो मार्शल लर्नर कंडीशन 3 कंडीशन दी थी। उन्होंने बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर 1 के इक्वल होता है तो हमारा डिवैल्यूएशन एकदम सक्सेसफुल होगा, और अगर ये कम या ज़्यादा हो जाए तो लॉस या फ़ायदा, ये 2 चीज़ें देखने को मिली थी कंडीशन में। तो ये तो हमारा करेक्ट है। बाकी डिवैल्यूएशन मेक एक्सपोर्ट कॉस्टलियर इन इम्पोर्ट चीपर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। डिवैल्यूएशन की वजह से हमारा एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है। अभी मैंने ऊपर ये जो पैसे का बताया, तो डी वैल्यू में क्या होगा, अगर हमारा डॉलर 1 रुपए है, 1 रुपए में 70 रुपए आते हैं, 1 डॉलर में 70 रुपए आते हैं, तो डी वैल्यूएशन की वजह से अब 1 डॉलर में 75 रुपए आएंगे। इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन होने की वजह से अब क्या होगा, अब ये वाला जो मैंने बताया था इसका सिनेरियो उल्टा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई फॉरेन कंट्री है, वो 1 डॉलर में 70 रुपए की चीजें, 70 रुपए वाली चीजें ले पाती थी, लेकिन अब वो 1 डॉलर में अब 75 रुपए की चीजें ले सकती है। तो इस वजह से हमारा अब हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी, हमारे यहाँ से चीजें ज्यादा लेगी, क्योंकि हम उसको करेंसी में जो जो उसको पैसा पेमेंट करना होता है वो तो रुपए के टर्म में करना होता है। तो इस वजह से उसका उसका फायदा होगा। तो इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट अच्छा होगा, जबकि इम्पोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे ये उल्टा बोल रहा है तो ये गलत है। तो रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है, हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे, बाकी मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्टिविटी चेंजेस इन डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आर इनकॉर्पोरेटेड इन विच टाइप ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी कि प्रोडक्टिविटी अगर चेंज होता है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, तो किस तरह के टाइप टर्म्स ऑफ ट्रेड को देखा गया था। अगर हम थियोरी ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड देखें तो बहुत सारी थियोरीज हैं, जैसे कि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, कमोडिटी यहाँ पे मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। दूसरा है क्वांटिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, रियल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये सारे टर्म्स ऑफ ट्रेड की थ्योरीज हैं। हमें बताना है कि अगर प्रोडक्टिविटी चेंज हो रहा है और हमारे डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हमारी प्रोडक्टिविटी अगर चेंज हो रही है, उसकी वजह से किस टाइप का टर्म्स ऑफ ट्रेड आएगा। तो इसमें प्रोडक्टिविटी चेंज की बात किया जा रहा है, ना ही इनकम की और ना ही ग्रॉस बार्टर यानी कमोडिटी की। तो यहाँ पे सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा, क्योंकि कमोडिटी क्या, प्रोडक्टिविटी क्या है, एक फैक्टर को डिनोट करती है। तो यहाँ पे सिंगल फैक्टर यानी कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड आएगा। और अगर यहाँ पे इसका फॉर्मूला की बात करें तो टर्म सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को टीए से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है टीसी यानी कि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। और इसमें हम ऐड कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं जेड एक्स, और जेड एक्स का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। और यही प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट हमें पूछा था कि अगर ये चेंज करेगा तो कौन सा टाइप ऑफ टर्म्स होगा, तो वो सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा। तो ये क्या है, चेंज इन डोमेस्टिक, ये जो यहाँ पे लिखा है ना डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ये जेड एक्स को डिनोट करता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में हमें टीसी दिया हुआ है, जेड एक्स दिया हुआ है और सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालना है, तो उसका ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा द प्रपोज्ड जीएसटी बिल विथ सबस्यूम्ड, यानी कि जो जीएसटी प्रपोज की गई है उसमें क्या क्या चीज़ें उस जीएसटी में इंक्लूड होंगी। इंटरटेनमेंट टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी या वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये सारी चीज़ें जीएसटी में कंज्यूम हो जाएंगी यानी कि सब्स्यूम्ड हो जाएंगी। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द पेयर ऑफ इकोनॉमिस्ट हु फर्स्ट गिव द कैनन ऑफ टैक्सेशन। तो मैं यहाँ पे पहले तो मैं मिटाती हूँ, बाकी इसका आंसर आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे कैनन ऑफ टैक्सेशन समझाना है तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ। इसका आंसर ये था और इसका आंसर ये था। अब यहाँ पे कैनन ऑफ टैक्सेशन को समझिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का कैनन ऑफ टैक्सेशन, और दो दो कैनन दिया था अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने। पहला तो एक है कैनन ऑफ टैक्सेशन और दूसरा है कैनन ऑफ कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये वाला। कैनन ऑफ टैक्सेशन दिया है एडम स्मिथ ने, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एडम स्मिथ। और कैनन ऑफ एक पब्लिक एक्सपेंडिचर दिया है फिंडले फिंडले शिराज।
अगर हम इसके बेस पे देखें तो हमारा ऑप्शन यहीं पे मिल गया, एडम स्मिथ एंड फिंडले सिराज। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पूछे कि कैनन ऑफ टैक्सेशन में कितने कैनन्स आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो कैनन कैनन ऑफ टैक्सेशन में 4 तरह के कैनन आते हैं, और ये आप लोग को याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला, कैनन ऑफ इक्विटी, फिर कैनन ऑफ सर्टेनिटी, फिर कैनन ऑफ कन्वीनियंस। यानी कि टैक्सेशन को हमें इस तरीके से एक स्टेप में बांटा जाए ताकि सब कोई कन्वीनियंस, फिर कैनन ऑफ सर्टेनिटी होगा, सर्टेनिटी, इक्विटी, कन्वीनियंस, और क्या बचा, इकोनॉमी। इकोनॉमी, ये तो कैनन ऑफ टैक्सेशन है। जबकि कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, ये भी 4 तरीके के होते हैं, तो ये भी आप लर्न कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक है कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर में कैनन ऑफ बेनिफिट, फिर है कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ सैंक्शन, और कैनन ऑफ सरप्लस। ये कैनन्स हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा कहीं और इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ पैरेलल इकोनॉमी इन इंडिया। तो अगर आपको ये इफेक्ट समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पैरेलल इकोनॉमी होती क्या है। तो पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी जो हमारी ऑलरेडी चल रही है, और पैरेलल इकोनॉमी उसको कहते हैं कि इस इकोनॉमी में कोई इलीगल इकोनॉमी भी साथ में चल रही है। पैरेलल इकोनॉमी का अनदर कोई जो दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी। फिर उसके बाद इसको हम और भी नाम से जानते हैं, सब टेरेनियन इकोनॉमी। उसके बाद अनसैंक्शनड इकोनॉमी। तो इतनी तरह की इकोनॉमी होती है। अब हम अगर बात करें कि कौन सी ऐसी एक ब्लैक मनी को एस्टिमेट करने के लिए, पहले तो हम इसका आंसर दे लेते हैं कि लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो यस, अगर ब्लैक इकोनॉमी हो या इलीगल इकोनॉमी हो तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू में लॉस होता है, ये तो सही है। ग्रेटर बर्डन ऑन द ऑनेस्ट टैक्स पेयर, ये भी सही है कि जो ऑनेस्ट है टैक्स पेयर उनके ऊपर ग्रेटर बर्डन आता है पैरेलल इकोनॉमी से। अब इलीगल इकोनॉमी जो होगी तो उसकी वजह से जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर भी तो बर्डन आएगा, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लॉस होगा। रिजल्ट ऑफ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, क्या वेल्थ एंड इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है? नो, इस तरह से बहुत इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, तो सी तो गलत है। इंकरेजमेंट ऑफ नॉन इसेंशियल आइटम ऑफ द कंजम्पशन, कंस्पिशियस कंजम्पशन, तो यस ये करेक्ट है कि इंकरेजमेंट होता है इलीगल इकोनॉमी से, ऐसी नॉन इसेंशियल आइटम्स का इंकरेजमेंट होता है, जैसे कि इलीगल तरीके से ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है, तो ये भी पैरेलल इकोनॉमी का पार्ट है। इसकी वजह से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई कंस्पिशियस कंजम्पशन उसके हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम पैरेलल इकोनॉमी। तो हमारा ऑप्शन ए, बी और डी करेक्ट है, तो ए, बी और डी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब मैं आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बताती हूँ कि आपके एग्जाम में पिछले अगर पेपर्स को देखें तो ये भी पूछा गया है कि ब्लैक इकोनॉमी को एस्टिमेट करने के लिए कौन कौन सी कमिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं या कौन कौन सी कमिटी सेटअप की गई है। तो पहली जो कमिटी है, सेटअप फॉर द कमिटी फॉर ब्लैक इकोनॉमी एस्टिमेशन। तो पहला क्या है, एन कैल्डोर एस्टिमेशन। दूसरा है यहाँ पे वांचू कमिटी, वांचू कमिटी एस्टिमेशन। फिर उसके बाद से किस किस कमिटी ने दिया है, रंगनेकर एस्टिमेशंस। उसके बाद आता है अरुण कुमार एस्टिमेशन, अरुण कुमार एस्टिमेशन। पूनम गुप्ता एंड संजीव गुप्ता एस्टिमेशन। इसके बाद आता है NIPET एस्टिमेशन एस्टिमेट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक इकोनॉमी
के लिए एस्टिमेट करने के लिए कमिटीज़ बनाई गई थी, इतने इतने, ये भी एग्जाम्स में पूछता है, तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है, आप लोग भी लिख लीजिएगा इसको। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसका ऑप्शन नंबर ये था, और जीएसटी का ये ऑल द एबव। और क्या हमने पढ़ा था, घरेलू निर्यात, इसका जो हमारा ऑप्शन था ये एक साधन व्यापार के शर्तें यानी सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और हमारा इसमें ए बी डी ऑप्शन था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, रेफरेंस पीरियड ऑफ द नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अगर हम मोर्टेलिटी या नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इसका डेफिनेशन होता है कि ऐसा वो बच्चा जो 28 दिन की एज में, 28 डे की एज से पहले ही उसकी डेथ हो गई हो, बर्थ से लेके यानी कि 0 से लेके 27 डेज के अंदर अगर उसका मृत्यु हो गई हो, उसको बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 28 डेज आफ्टर द बर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक और होता है जो कि आपसे पूछ सकता है, पोस्ट नियोनेटल, ये भी इम्पोर्टेंट है, पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसका अगर हम डिफरेंस पीरियड देखें तो ये 28 डेज से लेके 1 साल तक, यानी कि 365 डेज। अगर इसके बीच में अगर बच्चे की मौत हो जाती है, उसको बोलते हैं पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अगर मान लीजिए इसका फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप क्या लिखेंगे, तो न्यू मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर 28 डेज, यानी कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूँ, सुन लीजिएगा आप, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ बिफोर मतलब अंडर 28 डेज अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 बर्थ ड्यूरिंग ईयर। ये इसका फॉर्मूला होता है। बाकी पोस्ट नियोनेटल का भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ 28 डेज से लेकर 365 डेज तक होगा, और यहाँ पे जो अपॉन है इसमें नंबर ऑफ लाइव बर्थ में से माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ नियोनेटल बर्थ, जो कि 28 दिन से पहले जो भी बच्चे की मौत हुई थी उसको माइनस कर देंगे और बाकी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो पोस्ट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा रिसेंटली लॉन्च इंद्रधनुष प्रोग्राम। तो इंद्रधनुष प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था और क्यों लॉन्च हुआ था? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष प्रोग्राम क्या होता क्या है। तो इंद्रधनुष प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन के लिए यानी कि वैक्सीनेशन के लिए ये लाया गया था कि पूरे कंट्री में वैक्सीन प्रोवाइड किया जा सके। तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट ऑफ फैटल डिसीजेस, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। मैं ये इसको इरेज कर दे रही हूँ, इस पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी बताऊंगी, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। इसका ऑप्शन हमारा 28 डेज वाला था, ये लिख लीजिएगा। अब इंद्रधनुष प्रोग्राम में वैक्सीनेशन के लिए ही है ये प्रोग्राम, और कौन कौन सी फेटल डिसीजेस में, यानी कि उसमें कोई डिसीजेस तो होंगी, तो 7 इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं जिसकी वजह से जिसका इम्यूनाइजेशन होना, वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डाइप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, ये प्रेग्नेंट लेडीज को भी लगाया जाता है। उसके बाद है पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, और उसके बाद हेपेटाइटिस बी। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेजर वैक्सीनेशन के ये डिसीज हैं जिसको इंद्रधनुष में लाया गया है, और बाकी 2 और एक्स्ट्रा डिसीज का नाम इसमें इंक्लूड है, जिसका पहला नाम है जापानीज इंसेप्टाइटिस, इंसेफ्लिटिस, और एक है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं इस डिसीज के, इन्फ्लुएंजा
लेकिन इसका टाइप बी, जो कि थोड़ा खतरनाक होता है। तो इतने सारे डिसीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है और इसका एम है कि इम्यूनाइजेशन कवर एनुअली बढ़ सके, इसकी वजह से ये प्रोग्राम लाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हु सजेस्ट द गवर्नमेंट टू द इंडिया इंट्रोड्यूस एक्सपेंडिचर टैक्स। तो एक्सपेंडिचर टैक्स किसने इंक्लूड किया था? तो ये 1956 में एक आए थे हमारे इंडिया में कैल्डोर जी, जिन्होंने बहुत सारा फार्मा टैक्स है, एक्सपेंडिचर टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इन्होंने फलाना ढिमकाना तरह के टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो एन कैल्डोर है हमारे फर्स्ट। Which of the following new finance agency provide finance to a micro and small businesses? तो micro and small businesses के लिए एक नई फाइनेंशियल एजेंसी कौन सी बनाई गई है? बाकी जो पुरानी फाइनेंशियल एजेंसी थी वो तो ऑलरेडी थी ही। अब ये 2015 का पेपर है, तो 2015 में ही, ये जून का पेपर है और अप्रैल में, देखिए कितना करंट पूछा गया था, 3 अप्रैल को एक लॉन्च की गई थी फाइनेंशियल एजेंसी नई 2015 में, जिसका नाम था मुद्रा। अब ये मुद्रा योजना करती क्या है? बाकी सिडबी ये ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी है, ये 1994 के में, और नाबार्ड भी ऑलरेडी 82 में लॉन्च हो चुका है, और केसीसी भी, किसान क्रेडिट कार्ड, ये तो अलग है। लेकिन स्मॉल बिजनेस के लिए जो नया 2015 में लॉन्च हुआ था वो है मुद्रा योजना। और मुद्रा योजना करता क्या है? मुद्रा योजना जो स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए, स्मॉल माइक्रो मतलब एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए ये लाया गया था। और मुद्रा योजना का फुल मतलब, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, फिर से सुन लीजिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये 2015 में आई। अब इसके अंदर कितने तरह के लोन दिए जाते हैं? तो 3 तरह के लोन की कैटेगरी है। एक तो सबसे, जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं शिशु, यानी कि अभी बहुत शिशु है, छोटा है। तो अगर कोई इंटरप्रेन्योर है या कोई इंडस्ट्री है, बिजनेस है, बहुत छोटा है और उसको 50,000 तक के लोन की ज़रूरत है, तो उसको बोला जाता है शिशु लोन। फिर बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आता है, तो इसीलिए इसको बोला गया है किशोर लोन, जो कि 50,000 से लेके 5 लाख तक के दिए जाते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी कि अब वो तरुण हो गया, हिंदी में जब अडल्ट हो जाता है बच्चा, उसको तरुण बोलते हैं। तो बच्चा तरुण हो गया, यानी कि इस टाइम उसको, अगर बिजनेस उसका तरुण कैटेगरी में आता है, तो उसको 5 से लेके 10 लाख तक के लोन मिल सकते हैं। तो इस तरह से कैटेगराइज किया था मुद्रा योजना को 2015 में, और ये एक न्यू फाइनेंस एजेंसी के तौर पे आई थी, और ये बहुत अच्छा काम भी कर रही है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज इन एक्सपेडिएंट। तो ये जो वर्ड है, इसको किसने बोला था? तो इसको कीन्स ने बोला था कि इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरा है, हम उसको एकदम इन एक्सपेडिएंट है। अगर इस इन एक्सपेडिएंट की हिंदी देखें तो ये आती है, ये अहितकर, मतलब हमारे लिए एकदम अहितकर है। तो ये बात कहा था कीन्स ने, तो हमारे कीन्स ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग रीजन ऑफ द कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन एवरेज लैंड होल्डिंग राइजिंग इन इंडिया। हमें वो कारण बताना है जिसकी वजह से एवरेज लैंड की होल्डिंग इंडिया में कम होती जा रही है, उसका डिक्लाइन होता जा रहा है। तो किस वजह से हो रहा है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंट। तो येस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड मेजर cause of decline in the average land holding in India। तो लॉ ऑफ हमारा ये तो करेक्ट है, इनहेरिटेंस। और उसके बाद कंसोलिडेशन तो नहीं होगा, फार्म मैकेनाइजेशन भी नहीं होगा, डिजायर ऑफ लैंड ओनरशिप, यस। लोगों की चाहत इतनी ज्यादा है कि उसके पास एक लैंड हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड अब खत्म होने जा रही है, लैंड होल्डिंग लोगों की खत्म होती जा रही है। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगर अगर मान लीजिए कि हमारे पापा हैं और उनके पापा हैं, तो उनके पापा के पास 2 बीघा या 5 बीघा जमीन थी, लेकिन उसके जब 2 बच्चे हुए, उन बच्चों में वो आधा आधा बट गया, तो 4 बीघा जमीन थी दादा के पास, अब 2 बीघा है इनके पास, 2 बीघा है इनके पास। अब पापा के भी बच्चे होंगे, 2 बच्चे, तो ये भी
लैंड होल्डिंग अब कम होती जाएगी यानी बढ़ती जाएगी, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारा ऑप्शन ए और डी करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिचुएशन इज लाइकली टू बी स्ट्रेस्ड बिकॉज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सिचुएशन एक तरह से स्ट्रेस की तरह क्यों दिख रही है, हमें ये बताना है। इम्प्लीमेंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन, क्या गवर्नमेंट को उस टाइम ये सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन को रिकमेंड करना था और उसको इम्प्लीमेंट भी करना था। इसी वजह से गवर्नमेंट की जो सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेस थी। फिर लार्जर डिवेल्युएशन ऑफ द स्टेट अराइजिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन। अब 14 फाइनेंस कमीशन का भी रिकमेंडेशन आ गया कि जो लार्जर डिवेल्युएशन है स्टेट का, उसकी वजह से भी ये थोड़ी सी स्ट्रेस में, और कंपनसेशन ऑफ द स्टेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, और इसकी वजह से, यानी कि चारों एक करेक्ट स्टेटमेंट है जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेस हो गई थी। नेक्स्ट है विच टैक्स इज इम्पोज्ड सोली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ने कौन से टैक्स को इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो है कस्टम ड्यूटी। अब इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाई हूँ जिसका नाम है रेवेन्यू पावर ऑफ स्टेट एंड रेवेन्यू पावर ऑफ कैपिटल, यानी कि स्टेट और सेंट्रल, इन दोनों के रेवेन्यू पावर के से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में आपको मैंने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कौन से टैक्सेस को सेंट्रल इम्पोज कर सकती है और कौन से टैक्सेस को स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है जीएसटी इन इंडिया विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, यानी कि इंडिया में कब जीएसटी किस फीचर्स पे कैरेक्टराइज किया गया है। अब देखिए ये 2015 का हुआ है और जीएसटी की बात उस टाइम चल रही थी जबकि जीएसटी इम्प्लीमेंट हुई थी 1 जुलाई 2017 को, लेकिन उस टाइम ये बात हो रही थी कि जीएसटी कब इंडिया विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, तो किस में है, देयर विल बी द ड्यूअल जीएसटी सेंट्रल एंड स्टेट, तो यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि अभी भी ड्यूअल जीएसटी हम देते ही हैं। और ये किस तरह से कैटेगराइज है, सेंटर और स्टेट में। इन इट वुड बी अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स अगेंस्ट द ओरिजिन बेस्ड टैक्स, तो यस ये एकदम लास्ट में लगाई जाती है ना कि स्टार्टिंग में लगाई जाती है, तो इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं ना कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। इट अप्लाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो क्या ये सब पे लगाया जाता है अल्कोहल को छोड़ के, तो ये पुराना है जीएसटी। अब बाद में जीएसटी के अंडर अल्कोहल भी आता है, तो उस टाइम के हिसाब से ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अब अगर हम देखें तो अल्कोहल इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इंक्लूड होता है सॉरी, इसका यहाँ पे हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग, हमें बताना है द वेलोसिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द फ्रीडमेन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द एबव फैक्टर, यानी कि फ्रीडमेन के अकॉर्डिंग कौन सा फैक्टर वेलोसिटी ऑफ मनी को दिखाता है। तो फ्रीडमैन क्या है, एक मॉनेटरिस्ट हैं और इन्होंने वेलोसिटी ऑफ मनी को स्टेबल माना है और उनके हिसाब से रेट ऑन बॉन्ड और रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी ऑफ मनी के लिए, जबकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट वेलोसिटी ऑफ मनी के लिए उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ये ज़्यादा परफेक्टली मैच कर रहा है, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री इंट्रोड्यूस अ पेपर करेंसी सिस्टम फर्स्ट इन द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस करने वाला जो पहला कंट्री था वो था स्वीडन, और इसने स्टॉकहोल्म बैंक में 1961 में पहली बार ये करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट है 2014 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको अवार्ड किया गया था, तो वो थे जिन ट्रायोल। लेकिन नोबेल प्राइज से भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि किस किस ईयर में कौन कौन से इकोनॉमिक्स को नोबेल प्राइज दिया गया है और कौन कौन से फील्ड में दिया गया हो और वो इकोनॉमिक्स ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। अभी 2014 में ये जीन ट्रायोल को नोबेल प्राइज दिया गया था और इनको जो जिस फील्ड में दिया था, मतलब इन्होंने क्या काम किया था, इनको मार्केट पावर एंड रेगुलेशन से रिलेटेड इन्होंने वर्क किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा इन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हेरमन डिले फॉर्मुलेटेड, तो हेरमन डिले ने क्या फॉर्मुलेट किया था इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में, तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हेरमन डिले ने एक स्टडी स्टेट अप्रोच को बताया है
और ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है। इसका हिंदी यहाँ पे दिया हुआ है। जो हिंदी के बच्चे हैं इसको एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे और एक बार खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। बाकी मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। हाई पावर्ड पैनल टू select a non-executive chairman of public sector bank has been constituted by government under the chairmanship of, यानी कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पब्लिक सेक्टर में किसके कंस्टिट्यूट किया गया था, किसके चेयरमैनशिप में, तो वो थे हमारे रघुराम जी, रघुराम राजन, जिनके चेयरमैनशिप में ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक बनाया गया था, कंस्टिट्यूट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द शेयर ऑफ वीमेन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो यस, ये भी करेक्ट है क्योंकि अब विमेन का जो शेयर है हमारी इकोनॉमी में धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा असर्शन तो सही है। रीजनिंग क्या है? ग्रेटर इंक्लूजन ऑफ विमेन इन्वॉल्व ग्रेटर शेयर ऑफ जेंडर बजटिंग इन अ जनरल बजट। अगर अगर विमेन का इंक्लूजन ज़्यादा होगा, हाँ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, तो जेंडर बजट में उसका जनरल बजट भी एक तरह से ज़्यादा ही होगा। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है और लेन भी करेक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज ग्रीन एक्शन कैन बी मेड इफेक्टिव बाई। तो ग्रीन एक्शन से क्या होगा? इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल। तो येस, अगर पेट्रोल एंड डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई तो लोग थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से ग्रीन एक्शन यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो थोड़ा सा फायदेमंद होगा और एक तरह से हम ग्रीन एक्शन ले सकते हैं। दूसरा है ट्रांसलेटिंग कोल एक्सेस इनटू अ कार्बन टैक्स। तो येस, अगर हम कोल पे सेस लगा दें जिसकी वजह से उसको हम कार्बन के टैक्स में फॉर्म कर दें, तो यानी कि कोल ज़्यादा कार्बन जो ज़्यादा कार्बन एमिट करेगा उसको कार्बन टैक्स देना होगा। तो ये भी एक एक्शन है जिसकी वजह से हम ग्रीन एक्शन ले सकते हैं इंडिया में। ये किस वजह से इफेक्टिव हो पाया? तो इंडिया ने ये सारे चीज़ें अपनाई, सिग्निफिकेंटली प्रमोट किया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को, और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा ये वन नेशन वन ग्रिड जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पैनल का। तो हमारा ऑल ऑफ द एब यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद हम चलते हैं, इसका हिंदी शायद मिस हो गया है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी और टेक्निकल फिजिबिलिटी लियोन्टिफ स्टैटिक मॉडल के लिए हॉकिन साइमन कंडीशन इज अ परफेक्ट कंडीशन, जिसमें हॉकिन साइमन ने दो कंडीशन बताया था। इसको रट लीजिए कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है हमारा डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस एज पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ ही साथ जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन हॉकिन साइमन की, इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा गिवन द डिमांड फंक्शन एज पी 1/4 क्यू -1/2 कंज्यूमर सरप्लस पी, इस पे हमें बताना है। तो इसको चलिए एक उस पर सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले रही हूँ स्क्रीन। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना था हम, और हमें जो फंक्शन दिया था पी का वो था 1/4 पी, सॉरी क्यू, इसकी पावर दी हुई थी 1/2, और हमें क्यू की वैल्यू दी हुई थी 25, और हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना था। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स या क्यू, और जो फंक्शन दिया हुआ है डिमांड फंक्शन पी का फंक्शन, उसको हम डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे और माइनस पी इंटू क्यू करेंगे। अब पी इंटू क्यू, हमें पी यहाँ पे दिया है, क्यू यहाँ पे दिया है, तो सबसे पहले हम पी निकाल लेते हैं। तो पी के लिए 1/4, और यहाँ पे क्यू और -1/2 में दिया हुआ है। अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ सिनेरियो हो जाएगा कि ये हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ है ना और माइनस में है, तो ये इसका रूट हो जाएगा। अब 1/4 ही रहेगा, और अगर हम 25 यहाँ पे पुट करें तो 25 फिर इसे बाहर निकालेंगे तो 1/4 और 1/5 हो जाएगा। ये 25 का रूट क्या होता है? 5।
अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1/20 हो जाएगा, और इसको 20 इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.05 आएगा, यानी कि पी की वैल्यू, यहाँ पे पी की वैल्यू देख लेते हैं 0.05 आया, और क्यू की वैल्यू हमें 25 दी है। ठीक है, अब हम इसे P इंटू क्यू निकाल सकते हैं। यस, हम 25 इंटू 0.05 करेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.25, यानी कि P और Q की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं इधर करती हूँ, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को, तो कंज्यूमर सरप्लस हम ऐसे ही निकालेंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए, 0 से लेके ये 25 तक की लिमिट दी हुई है, 1/4 है, और Q है -1/2। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, अगर मान लीजिए a का पावर n है और हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये कैसे हो जाता है, an+1/n+1, हम ऐसे करते हैं। तो अगर q की पावर -1/1 है तो 1 इसमें ऐड होगा, +1 ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे n+1 करेंगे तो अपॉन 1/2, यानी q की पावर 1/2 अपॉन 1/2 होगा। ठीक है, और ये -p इंटू क्यू। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या बन गया, अपॉन 1/2, ये 1/2 अब ये ऊपर जाएगा तो ये 2/4 हो जाएगा, और ये क्यू का पावर हमें मिल गया 1/2। और हमें ये क्या करना था, 0 से लेकर 25 था, और ये इसकी वैल्यू हमने p इंटू क्यू की वैल्यू निकाली हुई है यहाँ पे 1.25, तो 1.25 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम 25 रखेंगे, क्यू में 25 रखेंगे, क्योंकि जीरो रखने का कोई मतलब नहीं है। 25 से 0 को माइनस करेंगे तो 0 वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 2/4 इंटू 25 का हाफ, यानी कि इसका अंडर रूट बोल रहा है, और -1.25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/2 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे, अंडर रूट इसका क्या हो जाएगा, 5, तो 1/2 इंटू 5 -1.25। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5। तो 2.5 में से हम 1/25 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/25। तो ये है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। आई होप आप लोगों को ये स्टेप समझ में आया होगा। आप लोग इसको पॉज करके एक बार समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता होगा तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था, तो हमारा ऑप्शन हमें क्या मिला था, कंज्यूमर सरप्लस 1.25, तो हमारा 1.25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा, गिवन द डिमांड फंक्शन, हमें पी की वैल्यू दी हुई है, एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी दिया हुआ है, पी की क्यू की वैल्यू दी हुई है, मतलब एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू हमें निकालना है एट Q3। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक नया स्क्रीन में ले लेती हूँ वाइट कलर की। हाँ, तो हमें पी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 20 - 2Q, और हमें मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्यू पे निकालनी है 3 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर टोटल रेवेन्यू निकालें, क्योंकि अगर हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे तभी हम एवरेज रेवेन्यू भी निकाल पाएंगे और तभी हम मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल पाएंगे। तो टोटल रेवेन्यू होता है P इंटू क्यू। तो P का हमारा क्या है, 20 - 2Q, और अगर हम इसमें 3 का क्यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा 20Q - 2Q स्क्वायर। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू में अगर हम इस क्यू की वैल्यू को पुट करें तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या निकल के आएगा, 20 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 60, माइनस 3 3 जा 9, और 9 9 2 जा 18। तो इसको जब हमने सॉल्व किया, क्यूब का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 42। तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या आ गया, 42।
ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू, यही फॉर्मूला होता है। टोटल रेवेन्यू हमें 42 मिला है और अपॉन क्यू हमें क्यू की वैल्यू 3 है, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया, 3 की टेबल से कितने टाइम्स में जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो हमें कितना मिल गया, हमारा एवरेज रेवेन्यू मिला 14। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टोटल रेवेन्यू हमें मिला 42, एवरेज रेवेन्यू हमें मिला 12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। एवरेज रेवेन्यू तो हमारा नॉर्मल होता है, टोटल रेवेन्यू से हमें क्यू को डिवाइड कर देना होता है, लेकिन अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू में हम डिफरेंशिएट करते हैं टोटल रेवेन्यू को। ठीक है, हमारा टोटल रेवेन्यू ये था, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 20 माइनस 4 क्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू थी। अब हमें क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू में मिल जाएगा 20 माइनस 4 इंटू 3, 20 माइनस 12 और इसको माइनस करेंगे तो 8, तो मार्जिनल रेवेन्यू हमें कितना मिल गया, 8। ठीक है, हमें क्या पूछा था, हमें सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू बताना था, तो मार्जिनल रेवेन्यू 14 है और एवरेज रेवेन्यू 14 और मार्जिनल रेवेन्यू 8। अब हम देखेंगे, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा पॉज करके। मैं अब जाती हूँ अपने जो स्लाइड में हमारा क्वेश्चन था उसमें। यस, हमारे ये क्या था, ये सेकंड था और ये हॉकिंस साइमन था। हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया भी, जहाँ पे हमें एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू 14 मिली है और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू 8 मिली है। एक सेकेंड में इंग्लिश वाला समझा रही थी, यहाँ ये रहा। तो हमें एवरेज रेवेन्यू क्या मिला है, 14 और 8, तो ये रहा हमारा कॉम्बिनेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि which of the following is true in context of statistical test of hypothesis of two variable in linear regression। तो कौन सा ट्रू है, तो अगर हमें statistical और hypothetical वैल्यू निकालनी होती तो उसमें t हमारा f के इक्वल होना चाहिए, t स्क्वायर f के इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये f टेस्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 69 इधर दे दिया है, उसको मैं आगे समझा दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल ऑफ द टेस्ट स्टेशनैरिटी ऑफ द टाइम सीरीज थ्रू डिकी फुलर टेस्ट। तो डिकी फुलर टेस्ट स्टेशनैरिटी को मेजर करता है और किस तरह का हमें मॉडल होना चाहिए, तो स्टेशनैरिटी को मेजर करने के लिए जो हमारा वाई टी होना चाहिए वो होना चाहिए लेमडा वाई टी, एक तो हमें प्रीवियस ईयर का और जो हमारा एरर टर्म है वो, तो इस तरह से हम स्टेशनैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, यानी ब्लू क्या इंप्लाइज करता है, तो ब्लू BLUE, ब्लू का मतलब होता है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, तो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर के कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस में क्या होना चाहिए कि जो हमारा एस्टिमेटर है, पहली बात तो अनबायस्ड होना चाहिए, उसके बाद वो इफिशिएंट होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, और सफिशिएंट भी होना चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट ब्लू के अजम्पशंस हैं, लेकिन हमें बताना है कि सबसे बेस्ट क्या होता है अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो सबसे बेस्ट होता है इफिशिएंट कंडीशन। इफिशिएंट कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वेरिएंस मिनिमम होता है, तो यानी कि मिनिमम वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर इज द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हमें बताना है कौन सा टेस्ट की क्या चीज नापता है, तो डर्बिन वाटसन टेस्ट, यानी कि ये ऑटो कोरिलेशन को मेजर करता है। गोल्फिन क्वांट टेस्ट हेस्टो इलास्टिसिटी के लिए होता है, स्कैडिसिटी के लिए होता है। एफ टेस्ट में हम यूज करते हैं ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन को टेस्ट करने के लिए, और डिकी फुलर अभी स्टेशनैरिटी का यही था, डिकी फुलर ये तो इससे भी कर सकते थे ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा जो मैच ऑफ द फॉलोइंग का परफेक्ट कोड है वो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये यहाँ का हिंदी वर्जन था, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इन अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम ऑफ ओवर एस्टिमेशंस। अब देखिए, अगर हम बात करें कि एस्टिमेशन के कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें अलग अलग मेथड अलग अलग चीज़ों को देखती है। कुछ एस, कुछ एस्टिमेशन, जैसे कि मान लीजिए कुछ इक्वेशन अंडर आइडेंटिफाइड आ गया, इस सबको कैसे निकाला जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने समझाया है। अंडर आइडेंटिफाइड इक्वेशन के लिए कोई भी मेथड अप्रोप्रिएट नहीं होता है। उसके बाद होता है जस्ट आइडेंटिफाइड। तो इसके लिए जो मेथड अप्रोप्रिएट है वो है सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, ILS। उसके बाद होता है ओवर आइडेंटिफाइड। देखिए, जस्ट आइडेंटिफाइड के लिए आईलेस भी परफेक्ट है और ओ टू स्टेज लीनियर स्क्वायर भी, टू SLS भी परफेक्ट है। ओवर आइडेंटिफाइड के लिए सिर्फ एक ही मेथड हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के ओवर आइडेंटिफाइड को, वो है टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू कंसर्निंग अ रिकर्सिव सिस्टम। तो रिकर्सिव सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम, जैसे कि वाई, अगर हमने कोई एक हमारा मॉडल है ए फर्स्ट, और हाँ कोई दूसरा मॉडल है, तो हमारे जो फर्स्ट मॉडल है वो हमारे दूसरे मॉडल के राइट हैंड साइड पे इंक्लूड होता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो जिस इसकी वजह से हम अलग अलग इक्वेशंस पे अलग अलग OLS अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि रिकर्सिव सिस्टम में हम सेपरेटली OLS को अप्लाइड कर सकते हैं हर एक इक्वेशन पे, जबकि साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम OLS नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिकर्सिव सिस्टम में हम कर सकते हैं। बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी कोरिलेटेड विद एरर टर्म इन द अदर इक्वेशन। इसमें बोला है कि क्या ये जो इन वेरिएबल्स हैं, क्या ये एरर टर्म्स में दूसरे इक्वेशन में ये कोरिलेटेड होते हैं। तो ये कोरिलेटेड हो सकते हैं। तीसरा है एप्लीकेशन ऑफ टू SLS विच लीड टू अनबायस्ड बट अनइफिशिएंट पैरामीटर। तो अगर टू स्टेज का हम देखें एप्लीकेशन, तो वो अनबायस्ड होता है लेकिन इफिशिएंट नहीं होता है, अनइफिशिएंट पैरामीटर एस्टिमेट्स देता है रिकर्सिव मॉडल के लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे बी कोरिलेटेड विद एरर टर्म्स इन इक्वेशन इन अ अपीयर इन अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो नहीं होते हैं, वो सिर्फ एरर टर्म से कोरिलेट कर सकते हैं। तो हमारा ये तो गलत है, लेकिन हमारा ABC सही हो जाएगा। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है, देख लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि मल्टीपल रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए कौन सा बेस्ट सूट करेगा टेस्ट। तो वो टेस्ट हमारा मल्टीपल रिग्रेशन के लिए करता है T टेस्ट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल पूछे ओवरऑल रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो उसके लिए हम F टेस्ट लगाएंगे। अब हमें CS प्रोडक्शन फंक्शन का यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में बताना है ए क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है। तो देखिए, ए हमारा होता है इफिशिएंट पैरामीटर, ठीक है। ए इफिशिएंट पैरामीटर। अल्फा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर। बी ए इफिशिएंट पैरामीटर, अल्फा डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर। तो चलिए लगा देते हैं, हमारा ए इफिशिएंट पैरामीटर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारा, ये अल्फा। उसके बाद हमारा क्या है, ये पी, इसको बोलते हैं हम सब्सटीट्यूटिव पैरामीटर, ये हमारा सेकंड में आ गया। और ये जो यू है ना ऊपर, इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल पैरामीटर, तो ये ए हो गया। तो ये हमारा एकदम करेक्टली मैच हो रहा है, जो कि हमें सी में मिल रहा है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसका हिंदी में यहाँ पे दिया है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है और इसमें हमारा टी टेस्ट करेक्ट है। इस तरह से हमने आज 2015 जून के सारे पेपर 2 पेपर 3 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दिसंबर 2015 के क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।